हेलो गाइस, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल बेंजू एडिक्शन पर। अगर आप सब नए आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं और अगर मेरी स्टोरी को सुनते हैं तो अच्छी बात है। आइए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सब ने मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो जाइए पहले उन पार्टों को सुन लीजिए जो पहले पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, तभी आपको मेरी स्टोरी आगे का समझ में आएगा। आप सबको मेरी स्टोरी जैसी भी लगे, अच्छी या बुरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी स्टोरी में कितनी कमी है और कहाँ कहाँ कमी है। और बकवास नहीं करते हुए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं आगे की। आज जोया के किडनैप हुए पूरे 9 मंथ हो चुके हैं और इस 9 मंथ में जोया के परिवार ने जोया को बहुत खोजा, पर उन लोगों को जोया कहीं भी खोज के नहीं मिली। और अब जैसे लगता है कि जोया को सब भूल चुके हैं। और यहाँ हमें क्यान और बेन केजिंग को दिखाया जाता है, जिनकी अब शादी भी हो चुकी है। उनकी शादी हुए पूरे 5 मंथ हो चुके हैं। अब बेन केजिंग भी जोया को शायद भूलकर अपनी लाइफ की ओर आगे बढ़ गया है। और क्यान तो हैप्पी थी ही, और उसे नहीं तो और उसका जो सपना था वो पूरा हो गया। हमें एक कमरे में दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की बंधी हुई थी। उसके पास क्यान बैठते हुए कहती है, क्या हालत हो गई है तुम्हारी जोया। देखो तुम्हारा बेबी बम कितना बड़ा और कितना बड़ा हो गया है। देखो बस थोड़ा समय और फिर ये बेबी बाहर आ जाएगा और मैं इस बेबी को मार डालूँगी। ना, किसने कहा मैं मार डालूँगी? मैं तो इस बेबी को अपना बनाऊँगी। देखो ना, मेरा ही बेबी बम निकला हुआ है, पर मेरा पेट तो खाली है। देखो मेरे पेट में ये कब तक ये नकली बेबी लेके घूमती रहूँगी। बस जल्दी से तुम इस बेबी को बाहर ले आओ, डिलीवरी कर दो, फिर इस बेबी को मैं ले लूँगी। हाँ, और तुम्हें अपने और बेन केजिंग के लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगी। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही प्यारी मौत दूँगी। इतना प्यारी मौत कि तुम मुझे थैंक यू कहोगी। यह कहकर क्यान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। बेचारी जोया की आंखों में बस आंसू ही आके रह जाते हैं और वह तो रो भी नहीं पाती है। और जोया सोचती है, क्या मेरा अंत ऐसे ही होगा? क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? क्या कोई मुझे ढूंढेगा नहीं? क्या मैं सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? बस यही सोचकर वह रोती रह जाती है। और उसका मुंह तो पहले से बंधा हुआ था ही, बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती है। और क्यान वहाँ से हंसते हुए चली जाती है अपने गुंडों को वहीं छोड़कर जोया के पास। क्यान अपने घर जाती है जहाँ बेन की मोम गुओ मिंगमियान कहती है, बेटा तुम आ गई? क्यान कहती है, हाँ मम्मी जी मैं आ गई। मैं बस डॉक्टर के पास गई थी अपनी चेकअप के लिए। तो गुओ पूछती है, डॉक्टर ने क्या कहा, बेबी कैसा है? क्यान कहती है, मोम डॉक्टर ने बताया बेबी बिल्कुल ठीक है और बच्चा हेल्दी है। बस उनने कहा है डिलीवरी कभी भी हो सकता है। बेबी का 9th मंथ लग गए है ना। क्यों कहती है, हाँ बेटा अब तुम्हारा और भी ख्याल रखना होगा। क्यान कहती है, जी मोम मैं अपने कमरे में जाऊँ? गुओ कहती है, हाँ तुम जाओ अपने कमरे में, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का भिजवाती हूँ। क्यान अपने कमरे में चली जाती है। हम सीन को कट करके देखते हैं यहाँ से अगले दिन जोया के घर पे। जोया के मोम डैड वो लोग कहते हैं कि हमारी बेटी को खोए हुए पूरे 9 महीने हो चुके हैं। पता नहीं वह कैसी होगी, कहाँ होगी। हमने उसे हर जगह ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिली। हमने सारे जो करते थे वो कर लिया। युवान कहता है, मोम पता नहीं क्यों मुझे उस क्यान और बेन के ऊपर अभी भी डाउट है कि उनने ही कुछ किया है हमारी बहन के साथ। क्या जोया की मोम कहती है, बेटा हम शक के बुनियाद में कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे भी वो हमारा फैमिली फ्रेंड है, उससे हम ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि गलती हमारी जोया की ही है। उनने हमें कुछ बताया नहीं और बिना बताए ये सब कर बैठी है।
अब हम किससे लड़ें और कैसे ही लड़ सकते हैं और क्या ही कह सकते हैं। जुबान कुछ बोलने वाला होता है पर जुबान के डैड उसको चुप करा देते हैं और कहते हैं बस बात यही ख़त्म, अब से जोया को खोजना बंद कर दो, वह हम सब के लिए मर चुकी है। जुबान कहता है पर डैड अभी हम जोया हमारी बहन है, वो हमारे लिए कैसे ही मर सकती है। जोया के पापा कहते हैं वो तो तभी मर चुकी थी जब उसने हमसे झूठ बोला, हमसे सच्चाई छिपाई कि वह बेन केजिंग से प्यार करती है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब तो ना जोया का पता है ना उसके बच्चे का। युवान कहता है पर डैड हमें उसे खोजना चाहिए, पता नहीं हमारी बहन किस हाल पे होगी। उसके पापा कहते हैं नहीं, अब हमें उसे नहीं खोजना चाहिए क्योंकि अब हम नहीं जानते वो कहाँ और किस हाल पे है और हमने उसे जितना खोजना था उतना खोज लिया है। अब तुम भी अपने काम पर ध्यान दो, ना कि उसके ऊपर। यह कहकर जोया का डैड वहाँ से चला जाता है अपनी ऑफिस की ओर। युवान कहता है मोम पर आप तो माँ है ना, आप उसे कैसे भूल सकते हो। जोया की मोम कहती है युवान मैं उसे नहीं भूली हूँ, ना ही मैं उसे खोजना बंद करूँगी। और मुझे पता है तुम्हारे डैड भी उससे बहुत प्यार करते हैं, वो बेशक ऊपरी तरीके से खोजना बंद कर चुके हैं पर मैं जानती हूँ वो अंदर ही अंदर उसे ज़रूर खोजेंगे। इसलिए तुम भी टेंशन मत लो और अपने काम पे ध्यान दो और अपने करियर पे। जोया को हम ढूंढ लेंगे जैसे ढूंढना होगा, पर तुम अभी अपने ऊपर ध्यान दो। यह कहकर उसकी माँ भी वहाँ से चली जाती है और युवान बेचारा वहीं खड़ा रह जाता है अकेले ही सोचता हुआ। हम वेन केजिंग को देखते हैं उसकी ऑफिस में। वेन केजिंग अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है। तभी उसे एक फ़ोन आता है, वह उस कॉल को उठाते हुए कहता है हेलो। क्या पता चला? सामने से आवाज़ आता है जी नहीं सर, हमने हर जगह खोज लिया, हमें कोई प्रूफ नहीं मिला कि वो कहाँ है, कैसी है और कहाँ गई। वेन केजिंग कहता है ठीक है, तुम उसे ढूंढते रहो और मिल जाए तो मुझे बताना। सामने से आवाज़ आती है जी सर, हम ज़रूर बताएंगे अगर वह हमें खोज के मिलती है तो। वेन केजिंग यह कहकर फ़ोन काट देता है और सोचता है कि तुम कहाँ हो और क्यों चली गई मुँह छिपाकर, क्यों नहीं मिली दोबारा मुझसे और क्यों मुझसे लड़ाई नहीं की पहले की तरह, क्यों चली गई, क्यों गायब हो गई। तुम बस मुझे मिल जाओ एक बार, मैं तुमसे सारे सवालों का जवाब ले लूँगा कि तुम क्यों गए, तुमने क्यों ऐसा किया, क्यों झूठ कहा मुझसे, क्यों मुझे धोखा दिया। जोया तुम कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, तुमसे अपने सारे सवालों का जवाब लूँगा। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ क्यान बैठकर अपने चेहरे में फेशियल कर रही थी, मेकअप कर रही थी। तभी उसे एक कॉल आता है और वह उस फ़ोन को उठाते हुए कहती है क्या? ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। और यह कहकर वह वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल जाती है बिना यह सोचे कि वह प्रेग्नेंट है और वह प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। फिर जैसे ही वह गेट के बाहर आती है सोचती है हाँ मेरा पेट तो है ही नहीं, ओह बच गई, अगर मैं ऐसे ही बाहर चली जाती तो मैं आज पकड़ी जाती। यह कहकर कियान जल्दी से अपने कमरे में वापस जाती है और जल्दी से अपने पेट में वो तकिया नकली बेबी बम लगा लेती है और फिर जाती है नीचे। और नीचे गुओ बैठी होती है तो कहती है क्यान तुम कहाँ जा रही हो बेटा? क्यान कहती है मोम वो डैड का फ़ोन आया था, मैं वहीं जा रही हूँ, उनने कुछ बुलाया ज़रूरी काम से। गुओ कहती है क्यान तुम्हारा 9th मंथ चल रहा है, तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं है, तुम अपने साथ घर से किसी को ले जाओ, ड्राइवर को ले जाओ। क्यान कहती है मोम जी मेरे साथ ड्राइवर अंकल जा रहे हैं, उन्हीं के साथ मैं जा रही हूँ। गुओ कहती है ठीक है बेटा जाओ और अपना ख्याल रखना। क्यान वहाँ से चली जाती है अपने ड्राइवर के साथ और वह उसी अंधेरी कोठली में पहुँच जाती है जहाँ जोया दर्द के मारे चिल्ला रही थी। और उसके गुंडे कहते हैं कि लगता है मैडम इसका टाइम आ गया है डिलीवरी देने का, लगता है बच्चा होने वाला है। क्यान कहती है ये तो अच्छी बात है, तुमने डॉक्टर को बुलाया? वह गुंडे कहते हैं जी मैम, हमने डॉक्टर को बुला लिया है और वह उसकी चेकअप कर रहे हैं। क्यान कहती है ठीक है। अंदर से हमें चिल्लाने की आवाज़ें आती है और थोड़ी देर में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। डॉक्टर उस बच्चे को बाहर लेके आता है और क्यान उस बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है आ गया
मेरा बच्चा और बेन केजिंग का बच्चा अभी मेरा है। और वह डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर ये बच्चा कैसा है? डॉक्टर कहते हैं बच्चा तो हेल्दी है, पर जो अंदर पेशेंट है वो बहुत कमज़ोर और वीक हो चुकी है। कियान कहती है तो क्या हुआ, वो मर जाए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे बस इस बच्चे से मतलब है जो कि मुझे ठीक ठाक चाहिए था। कियान कहती है डॉक्टर तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है? डॉक्टर कहता है जी मैम मुझे पता है। तो कियान कहती है फिर देरी किस बात का, चलो। फिर कियान भी यही कहकर किलकी मारने लगती है और अपने ड्राइवर से करवाती है कि कियान मैडम को डिलीवरी का समय आ गया है। और ड्राइवर भी कियान से मिला होता है, वह घर में फ़ोन करता है और सबको बता देता है कि कियान मैम को दर्द शुरू हो गया है। यह जानकर वो घबरा जाती है और पूछती है कि कियान अभी कहाँ पर है, कौन से अस्पताल में है। ड्राइवर उसे अस्पताल का नाम बता देता है। फिर वो यह कहकर फ़ोन कट करती है और बेन केजिंग के पापा जैन रुई को कहती है कि जल्दी चलो हमें जाना है अस्पताल। जैन रुई कहते हैं क्या हो गया है? वो कहती है कि हमें कियान की डिलीवरी का समय आ गया है, वो दर्द शुरू हो गया, उसका हमें जाना होगा। यह कहकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और कहते हैं कि हमें बेन को फ़ोन करके बताना होगा। और यह कहकर वह बेन केजिंग को भी फ़ोन कर देती है। तीनों जब अस्पताल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कियान अस्पताल के रूम में सोई है और उसके बगल में एक बच्चा सोया हुआ है, जिसे देखकर वह तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। बेन केजिंग अंदर आता है और उस बच्चे को उठा लेता है अपने गोद में और उसे देखता है। उसे देखकर वह बहुत खुश और उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू भी आ जाते हैं। कहता है ये मेरा बच्चा है। कियान कहती है हाँ बेन केजिंग ये हमारा बच्चा है। पर बेन केजिंग उससे कुछ कहता नहीं है, मुँह फेर लेता है और अपने बच्चे को गले लगा लेता है। तो फिर वो भी आके बच्चे से मिलती है और बच्चे को अपने गोद में लेती है और कहती है कितना प्यारा पोता है हमारा, देखो रियू ये बिल्कुल बेन केजिंग के ऊपर गया है। रियू कहता है हाँ हमारा पोता बहुत ही प्यारा है, इसके आते ही हमारे घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएगा। वो कहती है हाँ। यह कहकर वह बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं आराम करने के लिए। कियान कहती है हाँ, अपने मन में कहती है कि हाँ ठीक कहा, इस बच्चे के आने से अब सब ठीक हो जाएगा मेरे और बेन केजिंग के बीच में। वो जो उखड़ा उखड़ा है मुझसे बात नहीं करता है, बात भी करेगा और मुझे प्यार भी करेगा। बेन केजिंग अब तो तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा, अब तुम कहाँ जाओगे मुझसे बच के? अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं है, वो जोया भी नहीं। अब मैं यहाँ से जाकर जोया को भी मार दूँगी हमेशा हमेशा के लिए, फिर वह हम दोनों के बीच में कभी नहीं आएगी। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद फिर वहाँ से उन सबको डिस्चार्ज मिल जाता है और वह कियान को लेके अपने घर चले जाते हैं, जहाँ वह बच्चे का नामकरण भी करता है। बच्चे का नाम जहान चैंगलिंग रखता है, कहता है आज से इसका नाम चैंगलिंग है और ये हम सबका खुशियों का चाबी है, जिसके आते ही हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। बेन केजिंग भी कहते हैं हाँ डैड खुशियाँ तो आ गई है, पर मेरा अभी भी दिल में एक दर्द है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, मानो कुछ अभी भी अधूरा सा है, कुछ अभी भी छूट रहा है मुझसे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। ये बच्चा से खुशियाँ तो आया है पर अभी भी वो खुशियाँ आधा अधूरा है। हम यहाँ से 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ कियान जोया के पास होती है और कहती है टन टन जोया अब तुम्हारा समय आ गया है। जोया बेचारी अभी भी बंधी हुई होती है और वह अभी भी कुछ नहीं बोल रही होती है। कियान कहती है क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो? ओह तुम कैसे बोलोगी, तुम्हारे मुंह में तो ये पट्टी बंधा हुआ है। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे मुंह से ये पट्टी निकाल देती हूँ, फिर तुम मुझसे अच्छे से बोलना, ठीक है? आखिरी बार। क्या है ना, मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए और मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना करूँ। यह कहकर कियान जोया के मुँह से वह टेप निकाल देती है